नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के दिग्गजों की रैली। 11 जिलों की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान। उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 15 फरवरी को 69 सीटों पर होगी वोटिंग। देहरादून में हरीश रावत का रोड शो और राजनाथ सिंह की कई जनसभाएं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर चुनाव स्थगित। चुनाव आयोग का फैसला। कर्णप्रयाग सीट से बीएसपी उम्मीदवार और आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का निधन। मणिपुर के नगा बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। संस्कृति और धरोहरों को बचाने की उठ रही है मांग। समुदाय के लोगों ने कहा, किसी से नहीं बैर। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस बीच सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी नेता जनता को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं जिले भी शामिल हैं। आज दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम दिग्गज आज हमें चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। 15 तारीख को दूसरे दौर के लिए वोटिंग होनी है और इस चरण में सभी दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी नेता जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 11 जिले हैं दूसरे दौर में जिनकी 67 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह को उतारा है। वहीं बलिया जिले की सिकंदरपुर सीट से संजय यादव को उम्मीदवारी सौंपी गई है। दोनों सीटों पर छठे दौर में मतदान होना है, जबकि पिंडरा और ओबरा पर 7वें दौर में मतदान होगा। दूसरे दौर के लिए सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मुरादाबाद और बदायूं में रैलियों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान 15 फरवरी को होना है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के पलिया के अलावा बिजनौर और बरेली में भी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर हैं। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। अखिलेश यादव ने कल जहां संभल, बदायूं और अमरोहा में रैलियां की, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैली करके लोगों को संबोधित किया। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल, बदायूं और अमरोहा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे असफल करार दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से काले धन को लेकर जवाब मांगा। अब तो हम जानना चाहते हैं कि काला धन कितना जमा हुआ है, कोई हिसाब तो दे दे। अब तो सब जमा है पैसा बैंकों में,
कोई हिसाब आया? काले धन का अभी तक हिसाब नहीं आया। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, जिन्होंने छोटा मोटा कारोबार करके मुनाफा कमाया, अपनी ईमानदारी का पैसा कमाया, कारोबार दुकान चला करके, ठेला लगा करके पैसा कमाया, उस सब पैसे को जमा करा लिया। लोग लाइन में लगे और लाइन में लग करके कई परिवारों की जान भी चली गई। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीतापुर और हरदोई में रैली कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से अब भी लोग परेशान हैं। अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनत कर एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। राज्य में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी को होना है। जिन जगहों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, खेरी जैसे जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। मायावती इटावा और उन्नाव जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन के प्रचार में तमाम दलों के दिग्गज मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे लखीमपुर में रैली करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संभल और सहारनपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरे दौर में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के तहत सहारनपुर में होने वाले चुनाव के लिए भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे संवाददाता सैयद जैगम मुर्तजा ने से खास बातचीत में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। आप सहारनपुर से हैं, यहाँ पे चुनावी समीकरण क्या देखते हैं? लोकल में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हालात लग रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ तो 7 सीटों के ऊपर हम लोग, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। 7 सीटें हमारी क्लियर है। और उसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी जगह चुनाव है, वहाँ कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए अब क्या आपको उम्मीदें हैं? क्या देखिए, अब तो पार्टी के अकेली बात नहीं, हम तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के काफी कुछ तस्वीर क्लियर हुई है। और हम लोग जिस तरह से फर्स्ट फेज का हमारे पास नतीजे का उम्मीद कर रहे हैं, तो ये पहले फेज के अंदर ही अगर ये हाल है तो 7वें फेज तक आते आते तो ये तूफान बन जाना है। और सेकंड फेज के अंदर इससे अच्छा होना है, थर्ड फेज में उससे अच्छा होना है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ आ रही है। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव में? देखिए, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। 10 पॉइंट मिनिमम प्रोग्राम जो राहुल जी ने और अखिलेश जी ने लॉन्च किया है, हमारा तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम है कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के बीच में, या कुछ सीटों पे जैसे लग रहा है कि आमने सामने भी हैं आप, अलीगढ़ में जैसे कोल सीट पे सामने, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ जगहों पे दिक्कत आती है, यहाँ गंगों के अंदर भी, हालांकि उनको प्रत्याशी जो यहाँ समाजवादी का बोल रहा है उसको उन्होंने एक्सपेल कर दिया, बट वो एड भी वही कर रहा है, सब कर रहा है, दिक्कतें आती है। लेकिन मैंने कहा ना, ये कार्यकर्ताओं से ऊपर उठ करके जनता का गठबंधन है, जनता की चाहत का गठबंधन है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता जैगम मुर्तजा का, जो कि मौजूद है सहारनपुर से हमारे साथ। आपने बातचीत की कांग्रेस नेता इमरान मसूद से, जाहिर तौर पर गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं जैगम वो, लेकिन अगर सहारनपुर की बात करें और इस फेज में दूसरे दौर में जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, किस तरह के समीकरण, कितने दिलचस्प समीकरण नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए प्रीति, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है इसे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो लीड ले जाएगा वो सरकार कहा जाता है कि वही सरकार बनाएगा। और फिलहाल जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन
कांग्रेस का मतलब इनका दावा है कि बहुत मजबूत है, बीएसपी के साथ इनका मुकाबला है, बीजेपी भी लेकिन यहाँ ऐसा कमजोर नहीं दिखाई दे रही है कहीं। और जहाँ बराबर बराबर के समीकरण हो वहां पर कोई नतीजे एकदम कोई कह दे कि भाई एक तरफा नतीजे हैं, तो वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और आज सहारनपुर में हम देखेंगे अमित शाह नजर आने वाले हैं, किस तरह का प्रचार नजर आने वाला है। आखिरी दिन है आज, तमाम दिग्गज जरूर पूरी ताकत झोंकना चाहेंगे दूसरे दौर के लिए। बिल्कुल प्रीति, आज अमित शाह की रैली है सहारनपुर में, वो आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आसपास जो है अभी गुलाम नबी आजाद यहाँ रात थे, अभी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ सहारनपुर पहुंचने वाले हैं। और सभी लोगों का दावा है कि भाई अपने अपने लिए वोट, आखिरी टाइम है तो जाहिर सी बात है प्रचार खत्म होने से पहले सारी पार्टियां कोशिश करेंगी कि लोगों को पोलराइज करें, अपने लिए प्रचार करें, अपने अपने मतदाताओं को प्रभावित करें और आखिरी टाइम में जितने भी वोट अपना इकट्ठा कर सकें वो कोशिश करेंगे कि अपने जीतने की उनकी अपना दावेदारी मजबूत रहे। बिल्कुल जैनब, हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस भी तरह की राजनीतिक बहस होती है आखिरी समय तक वो हम कहें कि चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकती है। इस बार क्या मुद्दे अहम बन पाए हैं? देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नोटबंदी एक मुद्दा है, किसानों की जो परेशानियां हैं वो एक मुद्दा है यहाँ पर। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है, पहले कहा जाता था कि धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है, लेकिन इस बार वो वाला माहौल नहीं दिखाई दे रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी हमने देखा है कि धार्मिक आधार पर कोई बहुत ज्यादा पोलराइजेशन वाला माहौल भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब विकास एक मुद्दा है, लोगों की परेशानियां मुद्दा है। नोटबंदी ग्रामीण इलाकों में मुद्दा दिखाई देता है, शहरों में हालांकि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। और शहरों में विकास, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, ये अभी भी मुद्दे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरकरार हैं। बिल्कुल। और क्या लग रहा है, बड़े दल अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं। चलिए जैनब, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से जुड़े थे संवाददाता जैनब मुर्तजा। तमाम अहम मुद्दे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं आखिरी दौर में प्रचार है और तमाम बड़े नेता सहारनपुर में और साथ ही तमाम उन 11 जिलों में बड़े नेता नजर आएंगे जहां दूसरे दौर का चुनाव होना है 15 तारीख को उत्तर प्रदेश में। और इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पैतृक गांव सैफई हमेशा से ये खबरों में रहता है। मूलभूत सुविधाओं के मामले में यह प्रदेश का सबसे विकसित गांव है। 7,000 की आबादी वाले इटावा जिले का सैफई गांव राजनीतिक सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल है। कभी गुमनाम रहा सैफई प्रदेश की राजनीति का केंद्र है और इसका अंदाजा इटावा से सैफई वाली सड़क पर आते ही हो जाता है। सैफई अब देश प्रदेश में शिक्षा और खेल का बड़ा केंद्र बन रहा है। यहाँ पे मतलब प्रमोट किया जाता है पॉलिटिकली और बाकी पोटेंशियल्स भी यहाँ पे हैं। डिफरेंट लोग गोल्ड मेडल्स भी लाते हैं और अच्छा नाम होता है कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इवन यहाँ पे काफी एथलेटिक्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कुश्ती होता है इंटरनेशनल लेवल का, हॉकी अभी नेशनल लेवल का होता है, स्विमिंग होती है। सैफई से 10 किलोमीटर दूर हवाई पट्टी है। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा 270 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज और 300 करोड़ की लागत से बना पैरामेडिकल कॉलेज गांव की राजनीतिक वर्चस्व को दिखाते हैं। फरुखाबाद बच्चा हुआ था, इलाज से मना करने के बाद हमें यहाँ भेजे गए। बच्चा हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है और सब सुविधाएं हमें मिली सर। हाँ, खाने पीने तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर हमें। 80 के दशक में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने के बाद सैफई ने काफी लंबा सफर तय किया है, लेकिन आसपास के गांव इतने भाग्यशाली नहीं हैं। जिले के दूसरे गांव देखकर ही फर्क साफ हो जाता है। सूबे में सिर्फ 5% ऐसे गांव हैं जिनको बिजली 20 घंटे से ज्यादा मुहैया कराई जाती है। हालांकि सैफई का विकास सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बाकी गांव का भी इस तर्ज पर विकास क्यों नहीं हुआ। इटावा से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया के चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई। 38 साल के चंद्रशेखर अपनी विधानसभा के साबितपुर देवाड़ा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के सिलसिले में लोगों से मिल रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। चुनाव आयोग ने आलापुर सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया है। आलापुर सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना था। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस चरण के 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इनमें अमेठी भी शामिल है।
2012 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी को 52 में से 37 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तराखंड में 15 फरवरी को 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कर्णप्रयाग सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह कनवासी की मौत के बाद चुनाव आयोग ने सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कुलदीप और उनके 2 साथी चमोली जिले से कर्णप्रयाग जा रहे थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच तमाम दिग्गज प्रचार में नजर आएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह चकराता, डोईवाला और प्रतापनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी दल जनता को लुभाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आज देहरादून में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश में विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए जनता से कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश की 69 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गढ़वाल के श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैलियां की। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में 75 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उनका काफिला 10 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैली कर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवानों को घर छोड़कर नहीं जाना पड़े, ये केंद्र का प्रयास है। पलायन रुकेगा कि नहीं? ये 4 प इतने ताकतवर है कि यहाँ से कभी पलायन नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक निश्चित विजन के साथ उत्तराखंड का भाग्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। यहां के नौजवानों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास आया हूं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रोड शो किया। इस मौके पर उनके निशाने पर बीजेपी रही। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में प्रचार का आज आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह का, जो कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवविक्रम, 15 तारीख को मतदान होना है। हम जानते हैं बीएसपी प्रत्याशी की
मौत के बाद कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव नहीं होगा, 69 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार में भी तमाम दल लगे हुए हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला हमें नजर आया है अब तक। ऐसे में किस तरह की तैयारी है, किस तरह के समीकरण? प्रीति, 59 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान है। शाम 5 बजे प्रचार अभियान का शोर थम जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक दल सभा या कोई रैली नहीं कर सकेगा। लेकिन जो मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दे कमोबेश वैसे ही हैं जो पहले एक बार फिर नए दावों और वादों के साथ राजनीतिक दल आए हैं कि पलायन रुकेगा, या फिर कई ऐसी बातें हैं जो लगातार कही जा रही हैं और जिस बुनियाद पर उत्तराखंड बना था। लेकिन 15-16 सालों बाद भी स्थितियां जस्ती तस हैं। तो प्रीति, लोगों में थोड़ा गुस्सा है क्योंकि जो दोनों मुख्य दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की सरकारें राज्य में रही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के बुनियादी मुद्दे हैं उनको सुलझाने में लगभग नाकामयाब रही हैं सरकारें अभी तक। तो इस बार चुनाव में लोग किसे वोट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जो जैसे राजधानी का मुद्दा है, अभी तक देहरादून अस्थायी राजधानी है, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दे बेहद अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं मणिपुर की। यूनाइटेड नगा काउंसिल एक तरफ जहां 7 नए जिलों का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ नगा लोग अपने इलाकों में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थलों का सम्मान और संरक्षण हो। ये है मणिपुर का मखेल गांव, राजधानी इम्फाल से कोसों दूर। सेनापति जिले का ये इलाका नगा लोगों का गढ़ है और नगाओं के लिए धार्मिक महत्व की जगह। यहाँ के बाशिंदों की मांग है कि यहाँ के निवासियों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाए। I want this village as a smart village just because this is a historical place and we believe that the Nagas starts from this very place. नगा लोगों का मानना है कि ये इलाका नगा समुदाय का जन्म स्थल है। ये इलाका नगा, मैतेई और असमी लोगों के बीच सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। इलाके के विकास से पहाड़ी और तराई के लोगों के बीच पनपा तनाव कम हो सकता था, लेकिन सियासी फायदे के लिए सरकारों ने इलाके की अनदेखी ही की। These stones represents the departure of 3 brothers, and the 3 brothers are Asifra Lapa, the first brother. He is Mayang, so to say, the plainsman of Assam and elsewhere. Second is Tuto. He is the forefathers of Meitei. And third, Kepio is the forefathers of the Nagas. विकास का हाल यहाँ के रास्ते बयां करते हैं। हिचकोले खाती गाड़ियां जान आफत में डाल देती हैं। सत्ताधारी कांग्रेस इसके लिए राज्य के अपर्याप्त फंड को जिम्मेदार मानती है। This village has been neglected by the government in all sector. There is no blacktopping, not proper sanitation, no any government infrastructure. लेकिन नगा लोग ऐसी जिंदगी के आदी हो चुके हैं। बिना विचलित हुए वो अपनी धरोहरों को सहेजने में मशगूल हैं और पूरे सौहार्द और गर्व के साथ अपनी विरासत के बारे में बात करते हैं। This is the indication of for the forthcoming generation that Naga is one everywhere. So this is going to be the pillar of unity. नगा लोगों का मानना है कि उनका मैतेई या किसी दूसरे समुदाय से कोई बैर नहीं, बल्कि राज्य में सियासत के लिए समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश होती रही है। मणिपुर का बुनियादी ढांचा जरूरत के मुताबिक नहीं सुधर पाया है, लेकिन नगा इलाकों में हालात और भी खराब हैं। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने नगा नेता गई खंगम को उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन आने वाले चुनाव में उनकी सोशल इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होगी।
नगांव के इस ऐतिहासिक गांव के लोगों में बहुत क्षोभ है। लोकतंत्र के महापर्व में तो वे भाग लेते हैं, लेकिन हर बार चुनाव के बाद वे ठगे जाते हैं। यहाँ तक कि चुनाव के समय भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के मखेल गांव से अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।